नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह दोपहर करीब 12 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलों का बुके देकर गृह मंत्री का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी यानी लवासना के लिए वहां से रवाना हुए और अकादमी में अमित शाह ने भारतीय लोक सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से बातचीत की। आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत और अन्य केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। तो केदारनाथ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने सीएम धामी के देहरादून आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी उन्हें शानदार जीत पर बधाई और अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रुद्रप्रयाग के जिला अध्यक्ष महावीर पंवार भी उपस्थित रहे और इस दौरान सीएम ने कहा, मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन सरकार द्वारा हो रहे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में आयोजित तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। यह आयोजन सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का जरिया है। कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है। इस भव्य आयोजन के लिए इंडिया थिंक काउंसिल को हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी भी निकाय चुनाव को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस ने अपने जिलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। करण माहरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्तैद होती है तो अब तक कभी के निकाय चुनाव करा दिए जाते। ऐसे निकाय चुनाव नहीं टाले जाते। करण माहरा ने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि जो प्रभारी बनाए गए हैं वो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए, हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं और जो आवश्यक चीजें उनको हम भी कर रहे हैं। और बीजेपी मेरे को कहीं मुस्तैद नहीं दिखाई दे रही। अगर बीजेपी मुस्तैद दिखाई देती तो निकाय चुनाव को कितने बार टाल चुके हैं। अगर वो मुस्तैद होते तो बार बार चुनाव को पीछे खिसकाने की कोशिश नहीं करते। और केदारनाथ चुनाव जीतने के बाद भी उनमें भी इतना साहस नहीं आया कि एकदम से डिक्लेयर कर सके। अभी भी कई किस्म की चीजें, और वो अभी भी ये चाल खेल रहे हैं कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को साथ कर लें तो मतलब अपोजिशन को दिक्कत आएगी। तो बीजेपी कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम करेगा और हमारे प्रभारी लोगों को जिस तरीके से नियुक्तियां अभी दी गई हैं, मुझे भरोसा है कि चाहे निकाय हो, चाहे पंचायत हो, चाहे आने वाले 2027 के चुनाव, सब चीज़ों की तैयारी को करेंगे। क्योंकि ये जो प्रभारी अभी बनाए गए, हम कोशिश करेंगे कि इनका उपयोग आगे के चुनाव में भी हम लेते रहें। तो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और आपको बता दें कि निकाय चुनाव में हो रही देरी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। तो दोनों पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन करण माहरा ये कह रहे हैं कि बीजेपी अभी तैयार नहीं है और इसीलिए वो निकाय चुनाव से कराने से पीछे हट रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, लगातार निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर यानी सरकार पर हमलावर है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव को भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तैयार नहीं है इसलिए पीछे हट रही है। क्या कुछ बयानबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है?
बिल्कुल सीएम, देखिए निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक संशय जरूर दोनों ही पार्टियों के बीच में कहीं, या फिर कहा जाए कि उत्तराखंड वासियों के बीच में कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी तक तो जो है निकाय चुनाव हो जाने के लेकिन बार बार पीछे हटाए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं देखिएगा कि निकाय चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आ रही है। क्योंकि आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सुना कि किस तरीके से वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को लेकर तैयार नहीं है, चुनाव को बार बार पीछे टाल रही है। लेकिन वही करण मेहरा ने ये भी कहा है कि हमारी जो पार्टी है वो चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, और उन्होंने अपने जो जिला अधिकारी हैं वो भी नियुक्त कर दिए हैं, जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, और उनको कहा जाए कि जो वो फील्ड वर्क है उसके लिए जिम्मेदारी भी सौंप दी है। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिसंबर के आखिरी महीने तक कहीं ना कहीं ये चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक ये चुनाव नहीं हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक उस चुनाव को किस तरीके से कराती है, क्योंकि निकाय चुनाव तो माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक हो सकते हैं, और इसको लेकर अभी से ही जो पार्टी है वो तैयारी में जुट चुकी है। धनराज, सवाल ये कि ये जो निकाय चुनाव बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी तैयार नहीं है, अलर्ट नहीं है, और इसी वजह से निकाय चुनाव जो है वो टाल रही है बीजेपी। क्या वजह है, मुख्य वजह क्या है जिसकी वजह से निकाय चुनाव अभी तक नहीं किया जा रहा है, और क्या करण मारा के इस बयान का बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? बिल्कुल सीएम, देखिए जिस तरीके से लगातार आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि इस निकाय चुनाव को टालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन बीजेपी के जो नेता है उनका साफ तौर पर ये कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का खुद ये कहना है कि अभी परिसीमन में समय लग रहा है, क्योंकि 100 वार्ड राजधानी देहरादून के अंदर बनाए गए हैं और अभी तक परिसीमन पूरा नहीं हो पाया है। और वहीं देखेगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चुनाव टाले गए हैं। लेकिन वही देखेगा कि इस बात को ना समझते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तैयार नहीं है चुनाव के लिए, उनकी तैयारी नहीं है, इसलिए इस चुनाव को पीछे किया जा रहा है। धनराज, और जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मारा ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्तैद नहीं है, अगर मुस्तैद होती तो कब का निकाय चुनाव करा लेती। क्या कुछ तैयारी की गई है कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर, और अभी तक बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, और ये चुनाव, निकाय चुनाव कब तक होने की संभावना है? बिल्कुल सीएम, देखिए जिस तरीके से लगातार आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ये चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश हुए हैं कि दिसंबर तक इन चुनाव को करा दिया जाए, और इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। देखिएगा कि एक लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, और जिला अध्यक्षों की उसी तरीके से एक जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से भी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है कि किस तरीके से निकाय चुनाव को करना है, और किस तरीके से जो है पूरी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जानी है। और आप देखिएगा कि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अपने मुद्दे लेकर अब स्थानीय निकाय चुनाव में कूद चुकी है, और लगातार मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार जा रहे हैं। ठीक है धनराज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी तैयार नहीं है और इसी वजह से निकाय चुनाव टाले जा रही है। अगर तैयार होती तो निकाय चुनाव अब तक कब का करा लिया जाता, क्योंकि निकाय चुनाव टाले ऐसे नहीं जाते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और एक और माना जा रहा है कि बाजपुर कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है और हार जीत का मार्जिन भी कम हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी करीब 5000 से अधिक के मार्जिन से हारी है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार पर मंथन कर रही है, लोगों से राय और मशवरे लिए जा रहे हैं। जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक भी होगी और धीरे धीरे तमाम रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को सौंपी जाएगी। जारी है, लोगों से राय मशवरे हो रहे हैं और जिला स्तर पे एक अभी समीक्षा बैठक भी होनी है। मैं हल्के हल्के रिपोर्ट्स ले रहा हूं अपने लोगों से और उनको लिपिबद्ध भी कर रहा हूं। मैं एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को जल्द ही प्रेषित करूंगा। क्योंकि धनराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनराज, जिस तरीके से
केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। यह बात तो तय है कि आत्मचिंतन और आत्ममंथन कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने क्या कुछ कहा और यह चिंतन मंथन कब तक होगा, कब तक हाईकमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल सेम देखिए, जिस तरीके से केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं मंथन का सिलसिला, समीक्षा बैठक का सिलसिला कांग्रेस के अंदर जारी हो चुका है। क्योंकि करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी, पूरी जो कमेटी है एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी पूरी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को इकट्ठा कर वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी और प्रदेश अध्यक्ष उस रिपोर्ट को केंद्र को भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो मंथन है वो शुरू हो चुका है और साफ तौर पर करण मेहरा की तरफ से कहा गया है कि 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं इसको पूरा मंथन कर लिया जाएगा कि आखिर हार का क्या कारण रहा, क्योंकि जो आम जनता है उससे भी कहीं ना कहीं फीडबैक लेने का काम करण मेहरा कर रहे हैं। और करण मेहरा साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट जीती थी, तो कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरीके से एक हौसला कांग्रेस का बड़ा था, लेकिन अब केदारनाथ में ये सीट हार गई है कांग्रेस, तो इससे कहीं ना कहीं मनोबल गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस मनोबल को ना गिरने दे, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी ताकि कार्यकर्ताओं में जो मनोबल है वो बना रहे और उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं एक भागीदारी कांग्रेस निभाती हुई नजर आएगी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब मंथन का सिलसिला कांग्रेस के अंदर शुरू हो चुका है। धनराज, आप तो लगातार इस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में लगातार आप जमीन पर थे, क्या वजह समझते हैं आप जिसकी वजह से कांग्रेस को वहां हार का सामना करना पड़ा? और दूसरा ये कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष करण मारा कह रहे हैं कि हम जो है राय मशवरे ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जो है वो हाईकमान को भेजा जाएगा, क्या जो है प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बयान इसलिए देते हैं ताकि उन पर गाज न गिरने के बजाय वो रिपोर्ट बनाकर पहले ही सौंप दें कि इन वजहों से हम हार गए हैं? और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि बीजेपी ने जो है जानबूझकर कुछ उसमें घपलेबाजी करके मामले को हरा दिया गया, तो क्या एक व्हाट अबाउटरी भी करण मारा करते हुए नजर आ रहे हैं अपने बयानों के जरिए? बिल्कुल सेम देखिए, आपने सही कहा है कि एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष पर होती है और इस तरीके से हार जाना कहीं ना कहीं उनकी नाकामयाबी साबित करती है। ये भी कहा जा सकता है कि अपनी नाकामयाबी को कहीं ना कहीं साबित ना हो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मंथन किया जा रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो कमियां लगातार इसमें देखी गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि करण मेहरा लगातार बीजेपी पर उस समय भी आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं, तमाम तरह की मशीनरी दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जब भी कांग्रेस कोई चुनाव हारती है, ये बीजेपी का कहना है कि जब भी कांग्रेस को ये चुनाव हारती है तो कहीं ना कहीं ईएमआई पर अपना ठीकरा फोड़ती है, ना कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पद से इस्तीफा देती है, बल्कि कहीं ना कहीं उसका जो ठीकरा है ईएमआई दिया जाता है। लेकिन इस बार देखा जाए कि जो ईवीएम है उस पर ठीकरा नहीं फूटा, लेकिन उसके मंथन करने की बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मंथन में क्या कुछ निकल कर आता है और इस रिपोर्ट को जब हाईकमान को भेजा जाएगा तो हाईकमान क्या कुछ निर्णय उस पर लेता है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार संभालते ही प्रदेश में बड़े लेवल पर आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। उत्तराखंड शासन से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। बुधवार 27 नवंबर को जारी हुए आदेश के अनुसार आईपीएस धीरेन्द्र गुंजाल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार बनाया गया है और इसके अलावा आईपीएस यशवंत सिंह से सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार की जिम्मेदारी वापस ली गई है। अब आईपीएस यशवंत सिंह पर सिर्फ पुलिस अधीक्षक और सीआईडी की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा आईपीएस अमित श्रीवास्तव को एसपी उत्तरकाशी से हटाकर पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना की जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस ममता बोरा को पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। इसके साथ ही आईपीएस सरिता डोभाल को अब पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं आवास और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ब्राह्मणवाला में निर्माणाधीन आड़त बाजार का निरीक्षण किया है और इस दौरान एमडीडीए के निर्माणाधीन पार्किंग फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कामों में क्वालिटी बनाए रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि अग्रवाल ने बताया कि 356 प्रभावित व्यापारियों में से 285 व्यापारियों को यहां प्लॉट दिया गया है और आड़त बाजार में एक मंदिर, धर्मकाटा, एलटी, पैनल रूम, गार्बेज कलेक्शन का भी प्रावधान किया गया है और बाकी के काम मई 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे।
देखिए, आप जानते हैं जो हमारा आड़त बाजार इस टाइम जहाँ पे संचालित है, वहाँ चूँकि आड़त बाजार का मतलब है कि ट्रकों का आना, ट्रकों का जाना, वो माल का लोडिंग और अनलोडिंग, और वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगा है। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। तो एक हमारे सामने एक विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें, और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज पे हुई, सारी बातचीत हुई। तो 356 हमारे प्रभावित व्यापारी हैं जिनको हम लोग शिफ्ट करने की स्थिति में हैं, जिसमें लगभग 200 लोगों ने कंसेंट दी है कि उनको प्लॉट दिया जाए, जिस वैल्यू का वहाँ पे उनकी दुकान है उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उनको प्लॉट हम दे रहे हैं। और ये 126 करोड़ रुपए की योजना से लगभग 10 हेक्टेयर में यहाँ हम लोग, आप देखिए मेरे पीछे एक पार्किंग बन रही है जिसमें 570 गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। हमने दोनों साइड रास्ता बनाने का काम शुरू किया है। यहाँ एक ओवरहेड टैंक पानी का होना है, टॉयलेट्स बनने हैं जिसमें एक महिला के लिए पिंक टॉयलेट बनना है, एक पुल बनना है। कुल मिला के इसको हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। लगभग मई 2025 तक इस काम की अवधि अभी हमारे सामने है। काम में गति भी है और मेरे द्वारा कहा भी गया है कि काम समय से भी हो, गुणवत्तापूर्वक भी हो। सामने नाला बहता हुआ भी मैंने देखा है, जो गंदा नाला मैं कह सकता हूँ, उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि गंदी स्मेल उसमें आ रही थी, तो उसके लिए अलग से एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें आने वाले लोगों को उससे दिक्कत ना हो। वहीं राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाए रखने के लिए नगर निगम रोजाना घरों में कूड़ा उठाने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कूड़ा उठाने का चार्ज नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने महिला ग्रुप्स से उन मकान मालिकों की लिस्ट मांगी है। और इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जो लोग कूड़ा उठाए जाने के मामूली चार्ज को देने में आनाकानी कर रहे हैं, वहां पर निगम की टीम भेजकर उन्हें समझाने की कार्रवाई किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो फिर भी चार्ज देने के लिए नहीं मानते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे 47 वार्ड्स में वाटर ग्रेस कंपनी के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा था। इसमें यूजर चार्ज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें तत्कालीन प्रशासक महोदया के निर्देशों के क्रम में महिला समूहों को वार्ड आवंटित किए गए थे। अभी तक 38 वार्ड आवंटित किए जा चुके हैं। महिलाओं के द्वारा उसमें घर घर जाकर यूजर चार्ज कलेक्शन किया जा रहा है। कुछ वार्ड्स में ऐसा इश्यू आ रहा है कि लोग यूजर चार्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं अथवा अभद्रता की जा रही है। ऐसी कई जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी हमारे द्वारा उसमें अपने टीम्स को भेजकर समझाने की कार्रवाई की जा रही है। यदि ये स्थिति जारी रहेगी तो ऐसे हाउस होल्ड्स पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा के सुचारू और सुगम संचालन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौचियाल, थराली विधायक भूपाल राम टमटा और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को, विधायकों को जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। साथ ही ये कहा कि जो भी प्रस्ताव बनाए जाएंगे उसकी एक कॉपी विधायकों को भी जरूर दें। साथ ही उन्होंने पड़ावों के अनुसार वर्क प्लान बनाने का निर्देश दिया। यात्रा पड़ाव पर पड़ने वाले सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, पार्किंग के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्लान में शामिल करने के लिए भी कहा। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां यातायात निदेशालय गूगल मैप को पत्र भेजा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 दिन पहले हुए कार हादसे के बाद यातायात निदेशालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों की जानकारी भी गूगल मैप में अपडेट होगी। साथ ही सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को निर्देश भी भेजे गए हैं, जिसमें प्रदेश भर में निर्माणाधीन या क्षतिग्रस्त पुल और सड़कों की जानकारी अपडेट करने के साथ ही ऐसे स्थानों पर साइन बोर्ड, सूचना पट्टी और रिफ्लेक्टर टेप जैसे सुरक्षा उपाय करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे नेविगेशन प्रणाली के जरिए गूगल मैप पर ऐसे स्थानों की स्थिति की सही जानकारी अपडेट की जाए, ताकि गूगल मैप से वाहन चलाते समय वाहन चालक पूरी तरीके से अपडेट रहे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक में जो ऑफिसर्स हैं उनको कम्युनिकेट किया है कि जो भी उनके स्ट्रिप्स में गूगल मैप है
के जो ऑपरेट करते हैं, जिनको मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में इंश्योर करें कि कोई भी इस तरह की भ्रामक जानकारी ना हो, जिससे कि किसी को इस तरह की अनप्लेजेंट सिचुएशन से गुजरना पड़े। इसके बारे में भी कम्युनिकेट किया है और ऑब्जेक्टिव यही है कहीं पर भी कोई इस तरह का लैप्स ना हो टेक्नोलॉजी के पार्ट पे या किसी और कारण से, जहाँ से किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।